नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल और आज तारीख है 11 अगस्त। देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है, ये रिलेटेड है कोझिकोड में जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था उसके बारे में। यहाँ पे जो अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है कोझिकोड एयरपोर्ट के, उसने ये बताया है कि पायलट तक लास्ट तक कम्युनिकेशन बना रहा और पायलट्स के द्वारा किसी भी तरीके का डेंजर का इंडिकेशन नहीं किया गया था। पायलट्स के सबको जो विजिबिलिटी है वो भी कम्युनिकेशन के दौरान बता दिया गया था और उसको पायलट के द्वारा एक्नॉलेज भी किया गया था। अभी आपको पता होगा कि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप पुरी, उन्होंने भी इस प्लेस को विज़िट किया था एक्सीडेंट के बाद में, और उनके साथ जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी ये बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है जिससे ये लगे कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। ये भी एक अपडेट है कि जो ब्लैक बॉक्स है एयरप्लेन का उसको बरामद कर लिया गया है और जो ब्लैक बॉक्स में जो कॉकपिट की जो बातें हैं और फ्लाइट रिकॉर्डर जो डेटा है उसको एनालिसिस किया जा रहा है और उसके एनालिसिस के बाद इसमें कंक्रीट चीज़ें निकल के आएगी कि आखिर हुआ क्या, क्यों ये एक्सीडेंट हुआ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है और यहाँ पे ये है जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में डिसीजन ले लिया जाएगा स्कूल्स को खोलने के बारे में और इस साल को जीरो एकेडमिक ईयर नहीं रहने दिया जाएगा। तो दोस्तों मालूम होगा कि स्कूल्स जो है मार्च से ही लगातार बंद चल रहे हैं और ये एजुकेशन मिनिस्टर ने कमिटमेंट किया है कि जल्द ही ऐसे कोशिश की जाएगी कि ऐसे हालात बने कि स्कूल्स खुले। क्यों इसको मेंशन किया? इसको मेंशन किया कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम्स में। तो किस तरीके से कोरोना में जो एजुकेशन है वो इम्पैक्ट हुआ है और किस तरीके से ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है, पढ़ाई कराने की कोशिश की जा रही है, ये एक नया डेवलपमेंट है जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोरोना के बाद में किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर का स्वरूप बना है। सो वहाँ पे आपको ये सारी पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पढ़ाई और नए नए जो इसमें इनोवेशन आ रहे हैं वो अपने आप आंसर्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसमें है जो 2010 के यूपीएससी टॉपर थे साफ फैज़ल, इन्होंने 2019 में आईएएस से रिज़ाइन करके एक नई पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपल मूवमेंट्स पार्टी बना ली थी। अब ये खबर आई है कि इन्होंने ये इंडिकेशन दिया है कि अब वो पॉलिटिक्स से हटना चाहते हैं और नए फील्ड में जो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर, पॉवर्टी, एनर्जी सिक्योरिटी, ऐसे कई फील्ड है जहाँ पे कि मैं देखूँगा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लेकिन 370 और 35A के हटने के बाद से ही लगातार पहले ये इसमें हाउस अरेस्ट में रहे और उसके बाद से इनको ये रियलाइज़ हुआ, इनका ये कहना है कि इनका जो है समय वेस्ट हो रहा है और पूरा जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया जो या इनका विज़न था वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने इस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, कल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक अंडर सी केबल उसका उद्घाटन किया था जो कि चेन्नई से अंडमान निकोबार के लिए है। 2300 मीटर के लॉन्ग सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल प्रोजेक्ट, इसको उन्होंने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है किसी भी प्रीलिम्स के हिसाब से और ये अंडमान निकोबार आइलैंड में जो नेट कनेक्टिविटी है और नेटवर्क सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ चीपर जो डेटा है वो प्रोवाइड कराएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, सो इसको बिल्कुल तरीके से ध्यान रहे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है, ये अरुणा रॉय हैं, सोशल एक्टिविस्ट। इनका ये कहना है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे दिल्ली पुलिस है या है उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि सीए के दौरान और दिल्ली में जो राइट्स हुए उनमें फैक्ट फाइंडिंग उनकी उस पे जो है डाउट बताया है कि उस पे उन्हें डाउट है और इंडिपेंडेंट कमिटीज़ के द्वारा फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। सो ये पॉइंट है कि अगर आपको क्रिटिसिज्म लिखना हो कि तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं एक्टिविस्ट इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बट इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैंड करेंगे इंडिया में। इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सो जो भी इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से वो अपना काम करेंगे। ये सोशल एक्टिविस्ट इनका अपना राय है, निजी राय है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रूव्स डिवाइसेस वर्थ
3 करोड़ रुपए जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं वर्चुअल कोर्ट हियरिंग के लिए। सो ये भी कोरोना का एक इम्पैक्ट है कि जिस तरीके से जो जुडिशरी, जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर और बाकी सेक्टर ऑनलाइन मैकेनिज़्म में जा रहे हैं, उसी तरीके से जुडिशरी भी जो है वो ऑनलाइन होती जा रही है। और जो सुनवाई है, जो केसेस की सुनवाई है, वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराए जाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। जितने भी उनके यहाँ पे कोर्ट्स हैं, कुछ उसके लिए खरीदारी राउटर और नेटवर्क अटैच स्टोरेज की खरीदारी करने की बात कही है, जिससे कि ऑनलाइन जुडिशरी में काम हो सके। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोरोना के इम्पैक्ट में ये लिख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएससी से रिलेटेड है कि हाई कोर्ट ने यूपीएससी को एक नोटिस जारी किया है डिसेबल कोटा को लेके। ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो क्योंकि डिसेबिलिटी का जो पार्ट है, ये भी किसी भी एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रह सकता है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसमें जो पेटिशनर है उनका ये कहना है कि वैकेंसीज जो है यूपीएससी के जो जितनी पोस्ट आई थी उसमें 24 वैकेंसीज ही दी गई थी, बट 4% रिजर्वेशन की बात कही गई है, तो उसके हिसाब से 32 होने चाहिए थी और उसमें वो उतनी वैकेंसीज नहीं दिखाई जा रही है। सो आप इसमें आपके काम की चीज़ क्या, आपकी काम की चीज़ है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और आप इसको इस एग्जाम्पल को एज अ केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करके जो लोग हैं वो चैलेंज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पंजाब में प्रोटेस्ट हुआ है, जो रिसेंटली कुछ ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे, कुछ कानून में बदलाव किए गए थे उनके खिलाफ में। क्या ऑर्डिनेंसेस थे एक बार देख लेते हैं। पहला ऑर्डिनेंस था ये जून 5, 2020 को आया था, तो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंसेस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, ये जून 5 को हुआ था। और एक ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर विद रेफरेंस टू सेल एंड परचेस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ये ऑर्डिनेंस है ये पास किया गया था, इसको और आप डिटेल में देख सकते हैं। दूसरा ऑर्डिनेंस इसमें जो मेंशन है ये है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, ये भी जून 5 को किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये क्या करता है? इट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर बैरियर फ्री ट्रेड ऑफ फार्मर्स आउटसाइड द मार्केट्स नोटिफाइड अंडर द वेरियस स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट लॉ। एपीएमसी एक्ट था, उसके तहत मार्केट्स डिसाइड किए गए थे स्टेट्स के द्वारा। सो ये जो ऑर्डिनेंस है ये कहता है कि जो फार्मर्स हैं उन मार्केट्स के अलावा भी बाकी जगहों पे अपना जो सामान है वो बेच सकते हैं। और उन जो सामान जो फार्मर्स के जो प्रोड्यूस जो इसमें काउंट किए गए हैं, इसमें बात की गई है पोल्ट्री के बारे में, इसमें वीट, राइस, अनाज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, शुगर केन, इनकी बात कही गई है, कॉटन, जूट की बात कही है। और इसको जो है जो एरिया निर्धारित थे मार्केट जहां बेचने का, उसके बाहर भी कर सकते हैं। क्यों आए थे ये ऑर्डिनेंस? ये जून 5 को आए हैं और ये कोरोना के दृष्टिगत जो हमारे फार्मर्स हैं उनको रिलीफ देने के लिए आया है। और तीसरा जो चेंज किया गया था वो था एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस, ये भी आया था जून 5 को। और ये क्या करता है? ये एक्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जमाखोरी के खिलाफ भी ये एक है कि कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी चीज़ पे स्टॉकिंग पे रोक लगा सकती है इसके थ्रू। सो ये भी कोरोना के टाइम पे आया था किसानों की मदद के लिए। हालांकि पंजाब में किन्हीं कारणों से इस पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अगला आर्टिकल है PMJAY स्कीम के रिलेटेड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये आयुष्मान भारत के तहत है, जिसमें 5 लाख तक का बीमा इसमें मिलता है। आर्टिकल ये कह रहा है कि इस स्कीम के तहत जो लोगों का इलाज जो फैसिलिटी अवेल कर रहे थे उसमें 50% की गिरावट आई है पिछले साल के कंपैरिजन में। और क्यों आई है? वो कोरोना की वजह से आई है। और उसमें बता रहे हैं कि जो महिलाओं के द्वारा डिलीवरी के टाइम पे जो सर्विसेज इस्तेमाल की जाती थी उसमें भी कमी आई है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में भी कोरोना का फ़र्क पड़ा है और कोरोना के डर से लोग जा नहीं रहे हैं, या फिर जो हॉस्पिटल्स में भीड़ भाड़ है उसकी वजह से इस पर इम्पैक्ट आया है। सो एक ये इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है
PMJAY स्कीम याद रखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत के तहत है, और इसमें जो है कमी आई है कोरोना की वजह से। ये क्या है, ये भी रूरल इंडिया से रिलेटेड है कि किस तरीके से 78% रूरल इंडिया में लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया था। एक स्टडी की गई है और ये भी कह रहे हैं कि ये जो कोरोना की वजह से जो रूरल सेक्टर में जो काम था उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और एक डेटा के हिसाब से 78% जो लोग हैं उनको जो है काम उनका रुक गया था। सो एक आप इसको रख सकते हैं। और ये जो है लोकनीति सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, ये इनका जो है रिसर्च था। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट है ये भी जो कोझिकोड एक्सीडेंट है उससे रिलेटेड है, और इसमें वही पॉइंट है कि जो इसका ब्लैक बॉक्स है उसको बरामद कर लिया गया है और उसमें फर्दर एनालिसिस किया जा रहा है। और भी पॉइंट्स उसमें निकल के आए हैं कि किस तरीके से रनवे नंबर 28 पे उतरना था, उसको क्लियरेंस मिल गया था वहाँ पे उतरने के लिए, उसके बावजूद भी जो पायलट थे वो उस पे उतरे नहीं, और उन्होंने रनवे नंबर 10 पे उतरने की कोशिश की, और रनवे नंबर 10 पे भी जो टचडाउन है, जो नीचे उतरना है वो 300 मीटर पे नीचे उतर जाना चाहिए था, 300 मीटर पे, बट वो टचडाउन हुआ है वो 1000 मीटर पे हुआ है। तो ऐसे कई इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, और फर्दर जो एनालिसिस होगा इस एक्सीडेंट का तो और भी सही चीज़ निकल के आएगी। ये क्या है, ये है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगा है। महाराष्ट्र में जो साइक्लोन निसर्ग आया था, याद रखिएगा साइक्लोन निसर्ग आया था, और उसके बाद अभी जो बारिश से नुकसान हुआ है उसके लिए, और वो ये चाहते हैं कि एक सेंट्रल लेवल पे एक कमिटी बने, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करे, जिससे कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर किया जा सके ऐसे कैलेमिटीज़ के दौरान, मतलब ऐसे डिजास्टर्स के दौरान। जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये महाराष्ट्र की फ़ोटो है जहाँ पे कि बाढ़ में सब कुछ डूब गया है। सो वो कह रहे हैं कि कर्नाटका स्टेट से उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में इम्पैक्ट हुआ है बाढ़ का, और वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के अध्यक्षता में कमेटी बने। आपको ध्यान होगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑलरेडी है, जिसके पीएम वो चीफ होते हैं। और ये जो मीटिंग है ये 6 स्टेट्स की मीटिंग हुई थी जहाँ पे कि डिजास्टर हुआ है, महाराष्ट्र, केरला, असम, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे रेनफॉल हो चाहे लैंडस्लाइड हो जैसे केरला में, उनकी प्रॉब्लम हुई थी। सो एक इम्पॉर्टेंट सुझाव है, उसमें आप इसको देख सकते हो उस पर्सपेक्टिव से। दूसरा ये है, नागालैंड से खबर है। नागालैंड में जो एक ग्रुप है नागालैंड सोशलिस्ट, जो ये ग्रुप है सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवा का जो वो है, इनसे बातचीत चल रही थी नागालैंड के इशू को सॉल्व करने को लेके। लेकिन अब इसने ये बोला है कि जो इसमें इंटरलोक्यूटर जो लगाए गए थे RN रवि, उनको हटाने की बात कही है, और वो ये कह रहे हैं कि उनका जो अप्रोच है वो सही नहीं है, और नए बातचीत के लिए नए लोगों को लगाया जाए। और NSCN IM क्या है, NSCN IM वो ग्रुप है नागालैंड का, और ये लोग पहले से ये चाहते हैं कि एक नागालिम नाम का स्टेट बनाया जाए, नागालिम नाम का, और उस नागालिम स्टेट में नॉर्थ ईस्ट में जितने भी नागास रहते हैं उन सबको मिला के बनाया जाए। इसमें असम भी आएगा, मणिपुर भी आएगा, इन सब का एरिया काट के नागालिम स्टेट बनाया जाए। और ये भी पहले इनकी डिमांड रहती थी कि नागालिम को एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाए। सो ये भारत से अलग होने और सारे नागालैंड के नागास जो पीपल है उनका एक अलग स्टेट बनाए जाने की ऐसी इनकी डिमांड रहती थी। सो गवर्नमेंट से पहले काफ़ी इसमें हिंसा हुआ, और उसके बाद जो है बातचीत के माध्यम से इशू को सॉल्व करना चाहते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट, हर हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि किस तरीके से NSCN IM जो बातचीत चल रही थी वहाँ पे थोड़ा सी दिक्कत आई है। जो बातचीत के हेड थे RN रवि उनको लेके, और वो चाहते हैं कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए। और इसका कारण ये था कि इनसेंसिटिव एक कमेंट, एक लेटर इशू हुआ था जिसमें कि NSCN IM के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर इशू बता दिया गया था, जबकि NSCN का ये कहना है कि ये पॉलिटिकल इशू है, इसको लॉ एंड ऑर्डर इशू की तरह से ना देखा जाए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ग्रुप से बातचीत हो रही हो तो उसमें क्या हम कमेंट कर रहे हैं, कोई इनसेंसिटिव बात ना कह दे कि जो अपोजिट पार्टी है वो उससे हर्ट हो जाए और बातचीत बीच में रुक जाए। नेक्स्ट जो है ये EIA संबंधित है। ये
एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 नोटिफिकेशन इसका आया हुआ है। सो जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये कहा है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है किसी के चीज़ के खिलाफ नहीं है और ये अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है। इसमें जो और फर्दर कमेंट्स आएंगे उन सबको मिला के एक फ़ाइनल जो है एक्ट इसमें नोटिफिकेशन फ़ाइनल बनाया जाएगा। और वो कहाँ पे थे, वो बोल रहे थे वर्ल्ड एलिफेंट डे, अगस्त 12 को वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाया जाता है। और वर्ल्ड एलिफेंट डे के दौरान उन्होंने IUCN जो वर्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम आया है IUCN। मैं बता दूं क्या होता है। IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है, जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनकी लिस्ट बनाता है कि जो स्पीसीज, जो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, उनकी लिस्ट मेंटेन करता है। 1964 में इसका गठन हुआ था। यूनाइटेड किंगडम में इसका जो है सेंटर है मेन। सो ये लिस्ट बनाता है, रेड लिस्ट बनाता है, जो कि खतरे में जो भी स्पीसीज रहते हैं। सो याद रखिएगा आप, ये टर्म चूँकि यूज़ हुआ है, सो ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, IUCN लिस्ट। ये अगली खबर है, जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस बात को दोबारा दोहराया है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनना चाहिए डिफेंस के उसको लेके। और अभी कल मैंने बताया था कि 101 आइटम जो है वो इंपोर्ट के लिए बैन कर दिए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका मतलब ये है कि लोकली उनको बनाना पड़ेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। और इसमें जो है पिनाका रॉकेट लॉन्चर भी है, आकाश मिसाइल सिस्टम है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो भी बैन किए गए हैं। और इसको बढ़ाने के लिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, 3 नई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसको भी इनोग्रेट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट है नेपाल से, उत्तर प्रदेश है, उन्होंने कंप्लेन किया है प्राइम मिनिस्टर को कि नेपाल को फ्लड से पहले 11 प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट करने चाहिए थे, जिससे कि यूपी में फ्लड जो है उसको मैनेज करने में या टैकल करने में मदद मिलती। लेकिन नेपाल ने ये 11 जो वर्क्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, उनको कंप्लीट नहीं किया और ये कहा कि कोरोना की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि यूपी में उसका इम्पैक्ट पड़ा है बाढ़ के दौरान। सो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नेपाल के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं, लगातार इसको हम फॉलो भी कर रहे हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसी तरीके से जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी कंप्लेन किया है कि नेपाल से जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। सो एक इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगला है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कि तालिबान, कल मैंने बताया था कि लोया जिरगा ने 400 जो तालिबानी प्रिजनर है उनको छोड़े जाने से एग्री कर लिया है। और अमेरिका और तालिबान के बीच में जब डील हुई थी, ये डील थी फरवरी में, जो डील थी कि जब तालिबान के प्रिजनर्स 5000 प्रिजनर छोड़ दिए जाएंगे तो तालिबान जो है अफ़गान गवर्नमेंट के साथ शांति के लिए बातचीत आगे बढ़ाएगा। सो तालिबान के जितने भी प्रिजनर छोड़े जाने थे, अब वो ऑलमोस्ट सारी डिमांड मीट कर दी गई है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह, एक सप्ताह के अंदर तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी। आपको ध्यान होगा कि अफ़गानिस्तान में लगातार इस तरीके के हिंसक जो है एक्टिविटीज़ चल रही है। कुछ एरियाज़ तालिबान के कैप्चर में हैं, कुछ एरियाज़ अफ़गान गवर्नमेंट के कैप्चर में हैं। लेकिन अब ये होप करते हैं कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में बातचीत हो और शांति अफ़गानिस्तान में आए। अगला क्या है, अगला है चाइना ने US सीनेटर्स पे जो है वो सैंक्शन लगा दिया है। कल की न्यूज़ थी कि अमेरिका ने हांगकांग के 11 ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगा दिया था। उनके जो अकाउंट्स थे वो फ्रीज करने की बात कही थी। अब चाइना ने US के जो 11 सीनेटर्स हैं उन पे ये लगा दिया है, बैन लगा दिया है। तो लगातार चाइना और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है। नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है, तब तक आप इसको डेवलपमेंट को देखेंगे। इससे पहले WeChat और TikTok पे बैन की भी बात अमेरिका ने कह चुका है कि 45 डेज़ में उसको बंद कर दिया जाएगा। और आगे हम लोग इसको फॉलोअप करते रहेंगे। बेलारूस का मैंने बताया था कल, बेलारूस में जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं। वहाँ पे इलेक्शन हुआ था संडे को, उसका रिज़ल्ट भी आ गया है और 80% वोट के साथ जीत गए हैं। हालांकि जो उनकी अपोजिशन में जो खड़ी थी, जो एक इंग्लिश टीचर थी, उन्होंने ये कहा है कि उनको 10% वोट मिला है करीब। उन्होंने ये कहा है कि ये जो है जो पूरा इलेक्शन था ये रिग्ड था और इसको जो है रिकाउंटिंग की बात कही है। लेकिन फ़िलहाल न्यूज़ ये है
बेलारूस है। बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो जीत गए हैं। 1994 से लगातार वो प्रेसिडेंट के रूप में बने हुए हैं, तो आप इसको ये ध्यान रहे बिल्कुल। अगला क्या है, कल मैंने बताया था कि यूएस जो हेल्थ सेक्रेटरी है एलेक्स एजार वो ताइवान गए हैं। चाइना ने इस पे आपत्ति की थी कि चाइना 1979 के बाद से कोई भी बड़ा इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अमेरिका का वहाँ नहीं गया है ताइवान में। ताइवान को चाइना अपना ही पार्ट कहता है, और ताइवान में जो गवर्नमेंट है उनके लोगों से ये मिले हैं, जो यूएस हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्स एजार हैं। और दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रहे, जो प्रेसिडेंट है साई इंग वेन ताइवान के, उनसे मिले हैं ये, और ये नेम्स आपको ध्यान रहे। और उन्होंने तारीफ़ की है जिस तरीके से ताइवान ने कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ी है उसकी तारीफ़ की है, लेकिन चाइना जो है इस पे आपत्ति व्यक्त कर रहा है। अगला खबर इकोनॉमिक्स से है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विल बी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर। जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? शॉर्ट में समझ लीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा बाहर जा रहा है। जब एक्सपोर्ट आप करते हो तो पैसा जो कंट्री में आता है पैसा आपको मिलता है, और जब आप इंपोर्ट करते हो, बाहर से कोई चीज़ खरीदते हो तो दूसरी कंट्री को आप पैसा देते हो। ये एक इसमें फैक्टर है। ऐसे और भी एक दो फैक्टर है, लेकिन मोर और लेस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये समझिए कि जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पॉजिटिव रहता है। तो पिछले 18 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 0.79 बिलियन जो इसका हमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर रहा है और इंपोर्ट जो है हमारा वो कम रहा है। इंपोर्ट हमारा कम रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, ये ध्यान रहिए, कोरोना की वजह से हमारा ये कम रहा है। तो हम लोग ट्रेड सरप्लस में हैं। ट्रेड सरप्लस का मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है 18 साल बाद पहली बार हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, और $0.79 बिलियन डॉलर इतना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। सो पैसा मतलब कंट्री में इतना ज़्यादा आया है। ये आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, और इसको और भी कोई न्यूज़ आएगी तो हम इसको फॉलोअप करते रहेंगे। ये एक अनदर न्यूज़ है कि चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो जून और जुलाई में वो बढ़ा है मई के कंपैरिजन में। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन अभी भी इस टाइम पे भी जून और जुलाई में इंपोर्ट जो है हमने चाइना से हमारा बढ़ा है। और ये इंपोर्ट मोस्टली मेडिकल फील्ड में है, जो मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड है वो है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोशिश की जा रही है कि इंपोर्ट को चाइना से कम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जुलाई में 5.6 बिलियन हमारा वो रहा। और कोशिश ये है कि ओवरऑल ईयर एंड तक हम लोग इंपोर्ट कम करके करें। और ये भी इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो एक्सपोर्ट है इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना को जो है वो कम है, सिर्फ 6.7 बिलियन है, और ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट मैंने बताया क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट मतलब कितना आप एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। तो ये चाइना को हमारा एक्सपोर्ट 6 बिलियन का है और इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है, 32 बिलियन का करीब है। सो अगला हमारा है लोन से रिलेटेड, जो आरबीआई ने लोन रिकास्ट करने की बात कही थी। सो उसमें ये बता रहे हैं कि इससे जो छोटे बोरोवर्स हैं और रिटेल बोरोवर्स हैं उसको ये फ़र्क पड़ेगा। आपको ध्यान होगा रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही गई थी। मतलब अगर आपका लोन है तो उसको रीस्ट्रक्चर करके उसका जो पेमेंट करने का टाइमिंग है उसको बदल देंगे। अगर आपको 3 महीने में करना है तो आप 6 महीने में कर सकते हैं। इसमें एक क्रिसिल जो है उसने ये कहा है कि ये एक अच्छा कदम है, और इससे जो है बाकी जो कंपनीज़ हैं या जो छोटे फर्म्स हैं वो लोन पे करने में उनको सहायता मिलेगी। तो दोस्तों आज का ये करंट अफेयर्स था, इसको हमने डिटेल में पूरा कवर किया है, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करते रहेंगे। और आपको ये जानकारी अगर आपको पसंद आई, आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन सही लगा, तो बाकी भी जो अपने साथी हैं उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।